प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी आपके साथ हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड कक्षा 12 से आपकी जो बुक है रेनबो, उसके प्रोज सेक्शन से 7वां लेसन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न जिसको जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है और यह उनके एक बहुत ही चर्चित लेख सेक्स एंड डायनेस्टी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से लिया गया है, जो 1984 में लिखा गया था। एक बहुत ही खूबसूरत लेख है ये, जो महिलाओं की स्थिति जो समाज में है उसको दर्शाता है। हम इस पर बात करें इससे पहले ये जान लें कि जर्मन ग्रीड का जन्म 1939 यानी सन 1939 में हुआ था। वो एक फेमिनिस्ट राइटर थी, यानी कि नारीवादी लेखिका थी, और ख़ास तौर से इनके कामों पर अगर हम ध्यान दें तो ज़्यादातर इनके वर्क जो हैं वो फेमिनिस्ट से ही जुड़ा हुआ है। फेमस फेमिनिस्ट ये रही है 20वीं शताब्दी में, यानी 20th सेंचुरी में। इनकी एक बुक जिसका नाम था द फीमेल एनॉन्स, जो बेस्ट सेलर बुक थी उस टाइम की। 1970 में वर्ल्ड्स बेस्ट सेलर बुक के रूप में वो जानी गई। इनके शिक्षा दीक्षा की बात करें तो इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी विषय में शिक्षा ली थी और वहीं यह पदस्थापित भी थी। इनकी और अगर बात करें तो इनकी द बुक द चेंज जो 1991 में आई थी, और सेक्स एंड डायनेस्टी जिससे इस लेख को लिया गया है द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये 1984 में आई थी। अब हम बात करेंगे इस लेसन की, इस लेख की जो हमको अभी पढ़ना है। आइए देखते हैं कि इस लेख में लेखिका ने नारीवाद के किस सिद्धांत को बढ़ावा दिया है या नारीवाद की किस विषय पर चर्चा की है। ठीक है, अब लेखिका इसमें कहती हैं द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इज ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ आर मेनी एंड वेरिड। यानी कि समाज में जो है प्रसव के प्रबंधन के तरीके पारंपरिक तरीके से अलग अलग है। प्रत्येक समाज में जहाँ की जैसी परंपरा है वहाँ वैसी व्यवस्था है, वैसा प्रबंधन है। Their usefulness stems directly from the fact that they are accepted culturally and collectively। कहते हैं कि इसका जो महत्व है सीधे इस तत्व से जन्म लेता है कि ये संस्कृति तथा सामूहिक रूप से अपनाई गई है। जिस समाज में जिस प्रकार की संस्कृति को अपनाई गई है वहाँ उसी प्रकार की परंपरा है, ऐसा लेखिका का कहना है। सो दैट द मदर्स डू नॉट हैव द साइकी बर्डन ऑफ reinventing the procedures, ताकि माताओं को जो मनोवैज्ञानिक दबाव की प्रक्रिया है उससे न गुजरना पड़े, उसको न झेलना पड़े। Even though the potential catastrophe are alive in the memory of our community, हालांकि इसके बावजूद जो संभावना बनती है सामुदायिक खतरे की, वो दिलो दिमाग पर जिंदा रहता है। एक डर गर्भवती माता के मन में बना रहता है। एंड द इंडेक्स ऑफ एंग्जाइटी हाई, अ रिचुअल अप्रोच टू प्रेगनेंसी विच हेंस द प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट विद द टैबूज एंड प्रोहिबिटेशन हेल्प्स मेक्स द एंग्जाइटी मैनेजेबल। हालांकि कहते हैं कि और बेचैनियों का जो दौर होता है, जब तक माँ गर्भवती होती है तब तक एक बेचैनियों का दौर जो है वो बना रहता है। बेचैनियों का पारा जो है वो चढ़ा रहता है, ऊंचा रहता है, और गर्भावस्था के लिए एक कर्मकांड वाला दृष्टिकोण जो गर्भवती महिलाओं को निषेध और मनाही से चारों ओर झांप लेती है। यानी कि जब तक माँ गर्भावस्था का सामना कर रही होती है, जब तक एक महिला गर्भावस्था में होती है तब तक उनको बहुत सारी चीज़ें मनाही होती है, निषेध होती है, और जो उसके क्या करती है, उसके घबराहट को वश में करने में मदद करती है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उनको प्रतिबंधित होती है और उसका उनको ये फ़ायदा मिलता है कि उनको अंदर मन में जो डर या घबराहट होता है वो उसको बचा लेती है। ए वुमन हु ऑब्जर्व्स ऑल द प्रोहिबिशंस एंड कैरीज आउट ऑल द राइट्स विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन होल्डिंग द अननोन एट वे। कहती है एक महिला जो सभी बंधनों को, सभी प्रतिबंधों को मानती है या निभाती है
और जो सभी रस्मों रिवाजों को मानती है या पूरा करती है, वह सक्रिय रूप से किसी भी अनहोनी को दरकिनार कर देती है, यानी टाल देती है, यानी उसके ऊपर किसी भी प्रकार के अनहोनी होने का खतरा नहीं रहता है बच्चों को लेकर के, यानी जन्म लेने वाले बच्चे को लेकर के। शी विल हैव अदर इन्फोर्समेंट्स, उसके पास और दूसरे भी हिम्मत देने वाले साधन होते हैं। फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर हु शुड सपोर्ट हर। कहते हैं कि गर्भधारण के दौरान जब माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, उस समय बहुत सारे रीति रिवाजों को मानना पड़ता है, अनुसरण करना पड़ता है, जो उनके लिए बनाए गए होते हैं। और कई दूसरे लोगों की, जो बहुत सारे दूसरे लोगों की बात अगर हम करें तो वो उसमें उसकी मदद करते हैं उन रीति रिवाजों को निभाने में। और यहाँ कहना चाहती हैं जिसमें उसकी मदद करनी चाहिए प्राइमरली हर हस्बैंड, मुख्य रूप से जो उसका पति होता है उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि वह उसको निभाए। देन हर किंग फॉल्क एंड देन द अदर मेंबर्स ऑफ हर कम्युनिटी, और फिर उसके समुदाय के अन्य सदस्य। सम ऑफ दीज बिहेवियर्स विल बी सेंसिबल एंड यूजफुल, other magical, but they will all increase her sense of security and her conviction। कहते हैं कि सभी के साथ साथ जो मदद करनी चाहिए वो उसके हस्बैंड को ख़ास तौर से मदद करनी चाहिए, और फिर दूसरे परिवार के जो सदस्य हैं, जो समाज के लोग हैं, उनको भी मदद करनी चाहिए। इसमें से कुछ लोगों का व्यवहार जो होता है वो तर्कसंगत होता है, यानी कुछ लोग जो होते हैं वो तर्कसंगत बातें करते हैं, यानी जो भी बात कहते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ तर्क होता है, कुछ न कुछ सिद्धांत होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बातों के पीछे कोई तर्क नहीं होता, और वो ऐसे ही कोई बात कहते हैं, ख़ास तौर से दिलफेक की तरह मतलब जादुई बातें करते हैं। और लेकिन जो भी बातें वो लोग करते हैं वह उस महिला की सुरक्षा से जुड़ा होता है, उसकी भावना में वृद्धि करता है, सुरक्षा की सोच में वृद्धि करता है। दैट शी इज़ कंक्लूडिंग द प्रेगनेंसी, जैसे वह गर्भ का संवहन कर रही है। नॉट दैट इट इज़ कंडक्टिंग हर, न कि ये उसका संवहन कर रही है, यानी ऐसा लगता है जैसे वह महिला गर्भधारण का संवहन करती है, न कि गर्भधारण उस महिला का संवहन करता है। ये एक मानसिकता होती है कि ऐसा लगता है जैसे वह महिला उस बच्चे का संवहन कर रही है, या समाज जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है वह उस बच्चे को लेकर के जो विशेष ख्याल होता है, जो विशेष चिंता होती है, वह बच्चे को लेकर होती है, महिला को लेकर के नहीं होती है, और शायद इसीलिए महिला का इतना ध्यान रखा जाता है। अब आप अगर इसको समझने का प्रयास करें तो लेखिका का सीधा सीधा कहना है कि हमारा समाज एक महिला का बहुत केयर करता है, बहुत ध्यान रखता है, अगर वह गर्भावस्था में हो तब। इससे एक चीज़ जो निकल करके आती है, जैसे वो बच्चे का जन्म एक महिला के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो सकती है। उसके बाद कहते हैं द remnants of this kind of prophylaxis can be found in the persistence of old wives' tales about pregnancy, even in our own super rational and confused lifestyle। इस तरह की रोग निरोधक उपचार के अवशेष जो होते हैं, जो प्रमाण होते हैं, प्रमुखता के साथ टोना टोटका वाली कहानियों में गर्भधारण के विषय में मिल सकता है। समान रूप से हमारे अपने अति तर्कसंगत और व्याकुल जीवन शैली में भी मिल सकता है। और इस तरह के जो उपचार जो अगल बगल के लोगों द्वारा दिए जाते हैं वो कहाँ से आए होते हैं, तो पुरानी किसी कहानी से आए हुए होते हैं, जो सुनी सुनाई कहानियाँ होती है वहाँ से उसको लिया गया होता है। अब कहती हैं कि वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई, यानी कि अपने एक सहेली की बात करती हैं लेखिका, और कहती हैं कि वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट का मतलब होता है स्नातक, यानी स्नातक शिक्षा प्राप्त करने वाली एक विश्वविद्यालय की एक्विंटेंस जो परिचित है, एक्विस्टेंस यानी एक परिचित है, हु अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी, जो अपने गर्भधारण की ओर कदम बढ़ाई थी, जिसने गर्भधारण किया था, एज इफ इट वर हर टर्म्स असाइनमेंट, जब पढ़ाई थी जैसे मानो जैसे
उसकी अवधि निर्धारित कर दी गई थी। यानी कहते हैं कि जैसे उसकी अवधि जो है वह निर्धारित कर दी गई थी। और मेटिकुलसली फुटनोटिंग एवरी डेवलपमेंट clung to her prenatal exercise as a form of ritual observance, as well as a helpful preparation for the physical exploit of childbirth. अब कहती हैं कि एक मेरी परिचित थी जिसने गर्भधारण किया था, जो गर्भावस्था में थी। ऐसा मानो जैसे उसकी अवधि पहले ही निर्धारित कर दी गई थी। सावधानीपूर्वक हर गतिविधि का ब्यौरा कलमबद्ध कर रही थी। यानी कि वो जो भी करती थी उसको नोट डाउन कर रही थी, उसको अंकित कर रही थी, उसको क्या करना है, कैसा करना है, एक रूटीन के रूप में बना हुआ था। अपने पूर्व प्रसव के अमल से चिपकी हुई, जैसे बंधी हुई हो, रीति रिवाजों के अनुसरण के रूप में। साथ ही साथ प्रसव के समय शारीरिक दोहन से बचने के लिए ज़रूरी तैयारियां तो उसने, एक चूँकि यह शिक्षित महिला थी, एक पढ़ी लिखी महिला थी, इसलिए उसने अपने प्रसव के पूर्व जिन चीज़ों को, जिन सावधानियों को उसने बरता और उसके बारे में वो बात करती कि उन चीज़ों को उन्होंने क्या क्या अनुसरण करना पड़ा उनको। और प्रसव के समय, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो, उस समय जो शरीर का नुकसान न हो, शारीरिक दोहन न हो, इससे बचने के लिए जो तैयारियां उसने की थी उसकी बात करती है। परफॉर्मिंग देम इन डीप साइलेंस एंड टोटल एक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे, कम हेल और हाई वाटर, एज वेल सी ऑब्जर्व्स द ओल्ड die-hard superstitions, the acquired equipment and apparel for baby before the birth was bad luck. कहते हैं कि उसने वो सभी चीज़ें निभाई थी, सारी परंपराओं को माना था और गहरी चुप्पी और कुल स्मरण में हर रोज़ ठीक उसी समय किसी भी परेशानी के बावजूद साथ में वह देखती थी पुरानी कट्टर अंधविश्वासों को। डाई-हार्ड सुपरस्टिशन का मतलब होता है पुरानी कट्टर अंधविश्वास। तो वो उन चीज़ों को देख रही थी, उन सभी चीज़ों को उसने नोट डाउन किया था जो गर्भावस्था के दौरान उसको मानना पड़ा था। और उसके बावजूद कहते हैं कि जन्म के पहले बच्चे के लिए साज सामान और परिधान संग्रह करना दुर्भाग्यपूर्ण था। यानी कि बच्चे के जन्म से पहले बच्चे के लिए कोई भी चीज़ नहीं खरीदा जा सकता था, कोई नई चीज़ें नहीं ली जा सकती थी। एंड सो वन ऑफ माई गॉड चिल्ड्रेन शॉट इनटू द वर्ल्ड विदाउट क्रीम और नैपकिन्स। और इस तरह मेरा एक नन्हा फरिश्ता, एक ईश्वर का दूत दुनिया में आता है बिना किसी वस्त्र के, बिना किसी खटोले के, बिना किसी रुमाल के। कंसिडरेबल एफर्ट हैड गॉन इनटू सीइंग दैट, पर्याप्त प्रयास ये देखने में किया गया कि द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय हर बेबी, माँ को अपने बच्चे का आनंद लेने का हर मौका मिले। बट आफ्टर हर ट्रेनिंग फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ फॉर मंथ्स, लेकिन महीनों तक उसके बिना दवा के बच्चा पैदा करने के प्रशिक्षण के बाद, इन द इवेंट, उस हाल में, द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव शी वाज इन सेकेंड स्टेज लेबर, अस्पताल ने ये भी विश्वास करने से इनकार कर दिया कि वह गर्भावस्था के दूसरे चरण में है। यानी कि वह गर्भावस्था के दर्द को महसूस कर रही है। अनटिल हर डॉटर्स हैड अपीयर्ड, जब तक उसकी बेटी का सिर दिखाई नहीं देने लगा। द हॉस्पिटल स्टाफ वाज सो अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, अस्पताल के कर्मचारी स्तनपान को लेकर इतने असहयोगी थे दैट मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज देमसेल्व्स आफ्टर 2 days, कि माँ और बेटी दोनों ने 2 दिनों के बाद खुद हॉस्पिटल से नाम कटवा लिया। चलिए, इस पैराग्राफ को ऐसे अनुवाद में आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इस पैराग्राफ में लेखिका कहती हैं कि उनकी एक परिचित थी जो स्नातक थी, यानी शिक्षित थी। उन्होंने जब गर्भ धारण किया, यानी जब उनके पेट में एक गर्भ पल रहा था, एक बच्चा पल रहा था, तो उन्होंने अपने प्रसव के पूर्व उन सभी रूढ़िवादी परंपराओं को माना या उनको मानना पड़ा जो समाज में पहले से मौजूद थी। तो उन सभी चीज़ों को उनको मानना पड़ा, चाहे इसमें सभी लोग उसको काफ़ी कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद
कुछ परेशानियां हुई और कुछ भी हो जाए, कुछ परंपराएं थी जिनको मानना ही मानना था, एक निश्चित टाइम में उसको वो चीज़ करना ही था। और एक कट्टर अंधविश्वास, जो पुरानी प्रथा थी, जो पुरानी परंपरा थी, उसको लेकर के एक अंधविश्वास उसके मन में पहले से बना हुआ था, और यानी कि समाज के मन में जो बना हुआ था उसका पालन उसको करना ही करना था। और किसी भी कीमत पर बच्चे के लिए कोई भी चीज़, जो गर्भ में पल रहा है बच्चा, उसके लिए कोई भी चीज़ संग्रह करना दुर्भाग्यपूर्ण था, यानी कि वह नहीं किया जा सकता था। बच्चे के हित में ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण था जब तक बच्चे का जन्म न हो जाए। दूसरा चीज़ कहती है कि उसको गर्भावस्था के आखिरी क्षण तक, यानी जो एक अवधि होती है गर्भावस्था की, उसके आखिरी क्षण तक बिना दवा के, यानी ट्रेडिशनल तरीके से ही वहाँ रहना पड़ा और उसका पालन करना पड़ा। अब उस कंडीशन में क्या क्या दिक्कतें आती है उसको, तो उसको आखिरी क्षण में जब वो गई तो उसे अस्पताल में ले जाया गया, और लेकिन जब अस्पताल में ले जाया गया तो किसी ने यह विश्वास नहीं किया कि वह माँ गर्भ के अंतिम चरण में है और उसको दर्द का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि उसको जो बच्चे के जन्म के समय जो पेन होता है उसको वो सह रही है। और हॉस्पिटल स्टाफ ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। जब तक बच्चे का सर बाहर नहीं आ गया तब तक किसी ने यह विश्वास नहीं किया। दूसरी बात, जो बच्चे का, आपने सुना होगा कि माँ का दूध जो होता है, स्तनपान कराना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अस्पताल के जो स्टाफ थे वो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के भी बहुत ही असहयोगी थे, यानी कि उन्होंने उसमें भी सहयोग नहीं किया। यानी अस्पताल का व्यवहार इतना बुरा था कि माँ और बेटी दोनों ने 2 दिन के बाद खुद ही हॉस्पिटल से नाम कटवा लिया, यानी उन्होंने हॉस्पिटल का त्याग कर दिया। अब सेकेंड पैराग्राफ की तरफ हम आते हैं। कहते हैं कि दिस बर्थ वाज वर्चुअली, कहते हैं कि वर्चुअली मतलब अप्रत्याशित, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं वस्तुतः जो है यह दिस बर्थ वाज वर्चुअली अनअटेंडेड, यह नायाब था, यह जन्म जो था बड़ा अप्रत्याशित था, ऐसा अजीब था जैसा मतलब कल्पना नहीं की गई थी। इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी, गैर तकनीकी समाज में, एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स, उल्लेखनीय आकस्मिक घटनाओं को छोड़कर, बर्थ इज़ ऑलवेज अटेंडेड, बच्चों के जन्म के समय भाग लिया जाता है। कहता है कि यह एक बड़ा ही अजीबोगरीब जन्म था किसी बच्चे का, जिसमें नॉन टेक्निकल, जिसमें किसी प्रकार के तकनीक की मदद नहीं ली गई थी, समाज के लोग ही उसमें भाग लेते थे। अगर किसी आकस्मिक घटना को छोड़ दिया जाए तो हमेशा बच्चे के जन्म में समाज की ही भागीदारी होती थी और किसी की नहीं होती थी। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। कहता है क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज़ ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, पारंपरिक प्रसव में शिशु और माँ की मृत्यु दर अधिक है, बट इन आवर नेक्सिटी टू अवॉइड डेथ, लेकिन मौत से बचने के प्रति हमारी जो चिंता है, वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द वास्ट मेजॉरिटी हु लिव, शायद हमने एक जो विशाल जन समुदाय के अनुभव के महत्व को नष्ट कर दिया है जहाँ वे रहते हैं। अब यहाँ पे लेखिका का कहना है कि जो पारंपरिक जन्म होता है बच्चों का, जो गांव घर में जन्म होता है बच्चों का, उसमें स्थिति ये है कि प्रसव के दौरान बच्चे की या माँ की मौत हो जाती है, जिसको मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु के नाम से जाना जाता है। तो वो काफ़ी सहना पड़ता है, यानी कि वो स्थिति होती है कि जिसमें बच्चे या माँ की मृत्यु, अगर आप लोगों को इस चीज़ का भान नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ पीछे अगर हम जाएं, जब ग्रामीण परिवेश में बच्चों का जन्म होता था तो 40 से 50% तक ऐसा होता था। आप सुनेंगे अपने पूर्वजों से, अपने घर की बुजुर्ग माताओं से सुनेंगे कि बच्चे के जन्म के समय अक्सर या तो बच्चे की मौत हो जाती थी या फिर माँ की मौत हो जाती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉन टेक्निकल होती थी, पारंपरिक होती थी। तो हमारी चिंता तो उन चीज़ों के पीछे थी, लेकिन हमने उस महत्व को नष्ट कर दिया जहाँ हम रहते थे। नो वन वुड डिनाई दैट, कोई भी इनकार नहीं करेगा, एच इन्फेंट एंड particularly every maternal death is a tragedy to be prevented if at all possible,
नॉट दैट मॉडर्न ऑब्स्ट्रिक केयर विच हैज़ डेवलप्ड इन द हॉस्पिटल सिटिंग। कहते हैं कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि हर शिशु या हर शिशु और माता विशेष रूप से जन्म संबंधी मृत्यु के लिए, पुत्र जन्म संबंधी मृत्यु एक त्रासदी है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसको रोका जाए अगर यह संभव है तो। अगर थोड़ा भी संभव है या बिल्कुल अगर संभव है तो इसको रोका जाए। ऐसा नहीं है कि आधुनिक प्रसूति देखभाल यानी कि जो मॉडर्न केयर है करने का तरीका है जो अस्पताल परिसर में विकसित बना हुआ है, हैज़ बिन एट लीस्ट पार्टली रिस्पॉन्सिबल, कम से कम आंशिक रूप से जिम्मेदार रहा है, फॉर द ड्रामेटिक डिक्रीज इन बोथ मैटरनल एंड प्रीनेटल मॉर्टेलिटी ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी। पिछली आधी शताब्दी यानी पिछले आधी शताब्दी यानी लगभग 50 वर्षों की बात करें तो मातृक और प्रसव मृत्यु दर दोनों ही नाटकीय कमी के लिए, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी प्रिजर्व टू क्वेश्चन whether our present priority should be to reach minimum figures for prenatal mortality at any price। कहते हैं कि पिछले 50 वर्ष में देखें अगर तो माता की मृत्यु और बच्चे की मृत्यु दोनों नाटकीय कमी के लिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है सवाल को विकृत किया जाए, कि सवाल को घुमा दिया जाए कि हमारी वर्तमान प्राथमिकता किसी भी कीमत पर जन्मोपरांत मृत्यु न्यूनतम आंकड़े तक पहुंचना चाहिए। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मृत्यु जन्म के समय बच्चे अथवा माँ की मृत्यु का जो न्यूनतम आंकड़ा हो वहाँ तक हम पहुँचे, इस बात में हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि पिछले 50 वर्षों में कुछ कमी आई है, इस बात को लेखिका स्वीकार करती है। व्हेन दिस इंक्लूड्स गिविंग अप थिंग्स विच फ्री ह्यूमन बींग्स, जब इसमें ये चीज़ें शामिल हो जाती है, चीज़ें जो मनुष्य को मुक्त करने में मदद करती है, हैव ऑफन फेल्ड टू बी मोर इम्पोर्टेंट, अक्सर अधिक महत्वपूर्ण महसूस होता है, देन देयर ओन सर्वाइवल, सच एज फ्रीडम टू लीव देयर ओन लाइव्स देयर ओन वे एंड टू मेक इंडिविजुअल चॉइस इन द लाइन विद देयर ओन सेंस ऑफ वैल्यूज़। कहते हैं कि अपने अस्तित्व की तुलना में जैसे आज़ादी, अपनी खुद की ज़िंदगी जीना अपनी मर्जी से और व्यक्तिगत विकल्पों को अपने मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए, लेखिका का कहना है कि जो परिस्थितियां होती हैं वो ऐसी होती है कि हम उसके साथ नहीं चल सकते हैं। इस बात को लेखिका स्वीकार करती हैं कि पिछले 50 वर्षों में प्रसव मृत्यु दर यानी बाल्य मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन फिर भी हम उस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं कि हम उस न्यूनतम आंकड़े को यानी कम से कम वाले आंकड़े को प्राप्त कर सके जो वास्तव में होती है या जो दिखाई देनी चाहिए। तो आज आवश्यकता है कि हम उस चीज़ को कैसे रीच करें, कैसे उसको पहुँचे ताकि न्यूनतम मृत्यु दर तक पहुँच सके। अब चौथे पैराग्राफ में हम आते हैं। इन मेनी सोसाइटीज़, बहुत से समाज में, वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव with a mother-in-law and the wives of their husband's brother. It is a truism of anthropology that such women do not become members of their new family until they have born a child। कहते हैं कि बहुत से समाज में महिलाएं अभी भी अपने पति के भाई की पत्नी और सास के साथ रहने के लिए शादी के उपरांत अपनी माँ के घरों से बाहर निकल जाती है। ये मानव विज्ञान का एक सत्य है कि ऐसी महिलाएं अपने परिवार की सदस्य नहीं बनती जब तक वे एक बच्चे को जन्म न दे दे। बिल्कुल सही कहा है लेखिका ने। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय से इसको आंकने का प्रयास करूं तो मैं इस बात से सहमत हूं कि आज भी हमारे समाज में जो परिस्थिति है, एक नई बहू जब घर में आती है एक प्रकार से तब तक वह अपने नए परिवार का सदस्य नहीं मानी जाती है जब तक कि वह एक बच्चे को जन्म न दे दे। तब तक वह पता नहीं क्यों अपने ससुराल की सदस्य नहीं मानी जाती है, और यह एक मानव विज्ञान का सत्य है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। तो कहते हैं कि अनटिल दे हैव बॉर्न अ चाइल्ड, जब तक वे एक बच्चे को जन्म न दे दे, इफ़ वी कंसीडर
that in such societies the marriage was quite likely to have been arranged। कहते हैं कि अगर हम लोग विचार करें कि ऐसे समाज में शादियां अक्सर माता पिता की मर्ज़ी से होती हैं यानी अरेंज होती है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये समझने लायक है कि द ब्राइड टू लॉन्ग्स फॉर द चाइल्ड, दुल्हन बहुत लंबे समय तक बच्चे के लिए वो विल स्टैंड इन द सेम इंटीमेट रिलेशनशिप टू हर एज सी विथ हर ओन मदर। द वेस्टर्न interpretation of such modes is that they are backward, cruel and wrong. It is assumed that the sexual relationship between the spouse, अब यहाँ पे कहती हैं कि दुल्हन काफ़ी लंबे समय तक बच्चे के लिए जो ठीक उसके लिए उसी तरह से घनिष्ठ संबंध के साथ इंतजार करती है जैसे वह अपने माँ के लिए करती है। इस तरह की रस्म रिवाज की व्याख्या पश्चिमी सभ्यता में है और ये है कि वो पिछड़े, क्रूर और गलत हैं। ऐसा माना जाता है कि जो स्पाउस मतलब होता है जोड़ा, यानी दंपति पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध यानी यौन संबंध जो है वो सिर्फ इसीलिए होता है। अब देखिए कहती है कि द सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन द स्पाउस आर परफंक्ट्री एंड एक्सप्लॉइटिव, असावधानीपूर्वक किया हुआ और शोषणकारी है, एंड दैट ऑल मदर्स इन लॉ आर अनजस्ट एंड विडिक्टिव, और ये सभी सास जो है वो अन्यायपूर्ण है, अन्यायकारी है, सासों के द्वारा यह अन्याय है। यानी कि जो पति पत्नी के बीच का जो संबंध होता है, जो यौन संबंध होता है, जो शारीरिक संबंध होता है, वो असावधानीपूर्वक किया हुआ काम होता है, यानी कि उसमें सावधानी नहीं होती है और वह महिला का शारीरिक शोषण एक प्रकार से होता है और उसके लिए जो दबाव होता है वो सास की ओर से होता है, वह अन्यायपूर्ण होता है और विरोधाभासी भी होती है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टीज इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट, नारीवादियों के रास्ते में सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक है वो आर नॉट, जो नहीं है, और कहती हैं कि सोवस्टिक जो क्रांतिकारी अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, एंड वांट टू लर्न फ्रॉम वुमेन, और महिलाओं से सीखना चाहती है, हु स्टिल लाइव विद इन अ फीमेल सोसाइटी, जो अभी भी महिला प्रधान समाज के भीतर रहती है। ख़ासतौर से महिला प्रधान समाज की बात अगर हम करें तो यूरोप को इस मामले में देखा जाता है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से 1.5 गुना अधिक है। इन द टेंडेंसी ऑफ दोज वीमेन टू विथड्रॉ इनटू साइलेंट अपोजिशन when participating in international fora conduct in language which they cannot speak with fluency। कहती हैं कि प्रवृत्ति है उन महिलाओं की मौन विरोध के साथ पीछे हट जाना, यानी उन महिलाओं की यह प्रवृत्ति है कि मौन विरोध के साथ कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन ऐसा विरोध जिसमें वो अडिग नहीं रहती, पीछे हट जाती है। जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाग लेती है जो आयोजित किया जाता है उस भाषा में जिसमें वे प्रवाह के साथ बात नहीं कर सकते, यानी कि जिस भाषा में बात करने में उनको दिक्कत होती है, खुलकर बात नहीं कर सकते, उस भाषा में वुमेन ऑफिशियल्स ऑफ द सूडानीज गवर्नमेंट टोल्ड मी दैट, सूडान की सरकार की महिला प्रतिनिधि ने मुझे बताया, दे हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इवन दाउ द ट्रिप्स वर अ ट्रिमेंडस ट्रीट, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना छोड़ दिया, भले ही यात्राएं एक ज़बरदस्त सैर सपाटा या आनंद की वस्तु क्यों न हो, बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट देयर ओन डेप्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसिडर्ड, क्योंकि वे परामर्श की बजाय अपने जीवन के बारे में बता कर थक गई थी। कहते हैं कि महिलाओं ने उस समाज में जाना, उस जो ऐसे आयोजन होते हैं महिलाओं के लिए, ख़ास तौर पे आप ही देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें महिलाओं को अपनी बात रखने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन लेखिका कहती हैं कि सूडान सरकार की एक महिला प्रतिनिधि ने बताया कि उन लोगों ने ऐसे आयोजनों में जाना छोड़ दिया। और क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जब वे वहाँ जाती थीं तो उनको वहाँ पे कुछ सुनने के लिए नहीं, सिर्फ सुनने के लिए मिलता था, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता था। जब वो बोलती थी तो उसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता था।
Thus we in the West would regard it is outrageous that, इस प्रकार हम पश्चिम में इसे अपमानजनक मानते हैं कि ए वोमैन कुड लॉस हर ओन नेम एंड बिकम नोन एज द मदर ऑफ देयर फर्स्ट बॉर्न वंस सी हैज़ बॉर्न इट, कि वह एक बार इसे जन्म देने के बाद महिला अपना खुद का नाम त्याग दे और अपने पहले जन्मे बच्चे की माँ के नाम से जाने लगी। तो ये चीज़ हमारे यहाँ ख़ास तौर से अभी भी काफ़ी संख्या में है कि एक महिला का, एक लड़की का अपना नाम समाज में नहीं होता है। जब तक वो शादीशुदा नहीं होती है तब तक अपने पिता के नाम से पहचानी जाती हैं, यानी फ़लाने की बेटी करके ऐसे करके उसको बुलाया जाता है। और जब उनकी शादी हो जाती है तो जब वो ससुराल जाती है तो पहली बार उनको बुलाया जाता है फ़लाने गांव वाली, यानी उनको उनके गांव के नाम से बुलाया जाता है। और जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तब फिर उनको फ़लाने की माँ के नाम से बुलाया जाता है, यानी कि बच्चे के जन्म के साथ ही वो अपना नाम त्याग दे और बच्चे के नाम से जानी जाती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा अपने समाज के इर्द गिर्द में या अपने घर में भी ऐसा देखा होगा कि आपकी माँ को या तो फ़लाने की माँ यानी आपकी माँ के नाम से जाना जाता है या उनके गांव के नाम से जाना जाता है, यानी उनका व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं होता है। और पश्चिमी सभ्यता में यानी पश्चिमी देशों में इसको अपमानजनक माना जाता है। ऑल दाउ ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अस डू नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सीकिंग ऑफ द वोमेन। कहते हैं कि जो इस वोमेन के जो लीनियज हैं, कहते हैं कि ऑल दाउ ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर, डू नॉट प्रोटेस्ट, इसके खिलाफ नहीं बोलते, अगेंस्ट द सीकिंग ऑफ द वोमेन लीनेज अंडर हर हस्बैंड्स नेम एट मैरिज। हालांकि हम निश्चित रूप से इसको मानते हैं कि विवाह के उपरांत अपने पति के नाम के तहत महिला वंशावली के डूबने के खिलाफ विरोध नहीं करते। यानी कि अगर शादी हो गई तो आपका अपना गोत्र खत्म हो जाता है, यानी आपका अपना कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं इसका विरोध नहीं करती। खासतौर से लेखिका कहती है कि यूरोप में अगर ऐसा हो कि अगर औरत को उसके पहले बच्चे के नाम से पुकारा जाए तो इसका विरोध करती है, जबकि दूसरी ओर ठीक उसी महिला को शादी के उपरांत उसके पति के नाम से बुलाया जाए तो वह इसे गर्व मानती है। यानी कि अपना नाम छोड़ देने में उसे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपके समाज की बात हो या यूरोप के समाज की बात हो या पश्चिमी देशों में जहाँ भी हो, महिलाएं अपने नाम के लिए सदैव संघर्षरत रही हैं। यूरोप में अगर किसी औरत को आप उसके बच्चे के नाम से बुलाते हैं तो उसका बुरा मानती है और वो उसका विरोध करती है, लेकिन उसी औरत को अगर उसके पति के नाम से बुलाया जाए तो उसे गर्व का विषय मानती है, यानी उस पर प्राउड फील करती है। ए नंबर ऑफ सोशल अजज में stress the child's relationship with the rest of his group at the expense of that with his parents। माता पिता के बदौलत कई समाज दस्तूर बाकी परिजनों के साथ बच्चों के रिश्ते पे बल देते हैं। कहते हैं कि खासतौर से क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा समाज है जो परिवार के सदस्य के साथ माता पिता का संबंध उस बच्चे के संबंध को दर्शाता है। जैसे कि किसी सदस्य के किसी बच्चे के माता पिता का संबंध अच्छा नहीं है तो वह बच्चा उससे नहीं बोलता, और अगर अच्छा है तो बच्चा उसके साथ घूमने भी जा सकता है। यानी माता पिता के साथ अगर किसी बच्चे का संबंध अच्छा है तो ही बच्चे का संबंध उसके साथ अच्छा माना जाएगा। अगर माता पिता से किसी की बात नहीं होती तो बच्चा भी उससे बात नहीं करेगा, और माता पिता के साथ उसके संबंध अगर अच्छे हैं तो बच्चा उससे बात करेगा, उसके साथ घूमने भी जा सकता है। हिज आंट्स एंड अंकल्स मे बी परमिटेड ग्रेटर फिजिकल इंटीमेट विथ हिम इन पब्लिक दैन हिज पेरेंट्स। उसके चाचा और चाची को सार्वजनिक रूप से अधिक बाहरी घनिष्ठता की अनुमति होती है उसके माता पिता की तुलना में। यानी कि अगर कहा जाए तो चाचा चाची जो होते हैं बच्चे के, वो बाहरी दुनिया में बच्चों को ज़्यादा घुमाने ले जाते हैं उसके माता पिता की तुलना में। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ इन अफ्रीका एंड इंडिया, अफ्रीका और भारत में बहुत सारे ऐसे पारंपरिक समाज हैं। द बायोलॉजिकल फैमिली इज़ डिलिबरेटली वीकेंड बाय एनफोर्स्ड एब्सटेंस एट एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ द एक्सटेंड फैमिली। विस्तृत परिवार को मजबूत करने के लिए खून से जुड़े सदस्य जैसे अपने माता पिता, भाई बहन से बच्चों के लगाव को जानबूझकर अलग या अभिभावक का बच्चे से वास्तविक प्रतिकरण द्वारा कमज़ोर किया जाता है। बच्चे के माता पिता जानबूझकर बच्चे से अलग रहते हैं ताकि बच्चे का झुकाव सिर्फ माता पिता तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि परिवार के दूसरे सदस्य से भी वह बच्चा घुल मिल जाए। तो
तो लेखिका कहती हैं कि अफ्रीका और इंडिया में ख़ासतौर से ऐसी परंपरा है कि जहाँ ज्वाइंट फैमिली है वहाँ बच्चे अपने माता पिता से ज़्यादा अपने चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी से घुले मिले होते हैं, ताकि ऐसा ना हो जाए कि बच्चा अपने माता पिता तक ही सीमित हो जाए, बाकी वह परिवार के अन्य सदस्यों से भी उतना ही घुला मिला रहे जितना कि माता पिता से। The children are not born at the whim of the parents but in the response to a border प्रेशर फ्रॉम द होल ग्रुप। तो आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार बच्चे माता पिता की इच्छा से नहीं बल्कि पूरे समूह के एक व्यापक दबाव के कारण जन्म लेते हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि खासतौर से दक्षिण अफ्रीका और इंडिया में ऐसा आप मान के चल सकते हैं कि बच्चे का जन्म माता पिता की इच्छा से नहीं होता है, यानी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके माता पिता बच्चा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, बल्कि सामाजिक दबाव के कारण बच्चे का जन्म होता है। यानी सब के सब इस बात पर भिड़े होते हैं कि बच्चे, अब अगर किसी की शादी के 2 वर्ष हो गए तो भले माता पिता चिंतित न हो, लेकिन उसके परिवार के अन्य सदस्य बहुत चिंतित होते हैं एक बच्चे के लिए, और वो चाहते हैं कि एक बच्चे का जन्म हो, और इस दबाव में माता पिता व्यवस्था में बच्चे को जन्म देते हैं। अब 6th पैराग्राफ की तरफ हम आते हैं। द वुमन हु सेटिस्फाइज द, कहते हैं कि द वुमन हु सेटिस्फाइड द लॉन्गिंग्स ऑफ हर पीस बाय प्रोडक्टिंग द चाइल्ड, वह महिला जो बच्चे को पैदा करके अपने साथियों की लालसा को पूरा करती है। दे आर ऑल एनेक्सियस टू सी, वे सभी देखने के लिए उत्सुक होते हैं। फाइंड्स हर अचीवमेंट सेलिब्रेटेड इन द वेज दैट ड्रामेटाइज हर सक्सेस, उनकी उपलब्धियों को उन तरीके से मनाया जाता है जो उसकी सफलता को नाटकीय बनाते हैं। एमॉन्ग द फ्यू फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स ऑफ हाउ दिस वर्क्स इन प्रैक्टिस इज दिस वन फ्रॉम अ यंग सिल्टी वुमेन, एक जवान सिल्टी महिला के अनुभव के आधार पर कि कैसे ये प्रचलन चलती है। कुछ लोगों के बीच कहते हैं कि जो माताएं या जो महिलाएं बच्चे इसलिए जन्म देती है, बच्चों को इसलिए जन्म देती है ताकि उनकी साथी, उनके परिवार के अन्य सदस्य, उनके रिश्तेदार चाह रहे होते हैं कि वह बच्चे को जन्म दे और वो उसको देखने के लिए उत्सुक होते हैं। तो जब ऐसी महिला किसी बच्चे को जन्म देती है जो अपने लिए नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए जन्म देती है, तो यह उत्सव जो है एक उपलब्धि की तरह मनाया जाता है, जैसे उसकी सफलता को नाटकीय बना देते हैं। यानी इसको एक उपलब्धि के रूप में, एक पुरस्कार के रूप में परिवार में मनाया जाता है। और इस चीज़ को लेखिका एक सिल्ती महिला के अनुभव के आधार पर बताने जा रही है। इफ़ अ गर्ल इज़ लकी, अगर कोई लड़की भाग्यशाली एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, शी गोज़ टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज़ लाइफ। तो वह क्या करती है, अगर वह लकी है, उसकी माँ जीवित है उस समय भी जब वह एक गर्भ को धारण कर रही है, यानी बच्चे को जन्म देने के स्थिति में है, तो वह बच्चे को जन्म देने के कुछ माह पूर्व अपने माँ के घर चली जाती है और बच्चे के जन्म के अगले 3 महीने तक कम से कम वहीं पर रहती है। देयर सी गेट्स अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, जहाँ उसे बहुत सारा प्यार और देखभाल मिलता है। सी इज़ आस्क्ड व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, उससे पूछा जाता है कि वह क्या खाना चाहती है। व्हाट डू यू फैंसी, और उससे पूछा जाता है कि उसे क्या अच्छा लगता है। ऑल द टाइम सी इज़ लुक्ड आफ्टर, हमेशा उसकी देखभाल की जाती है। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वन ऑफ सेलिब्रेशन, जन्म गर्भावस्था का जो पूरा दौर होता है, जो पूरा समय होता है, वह एक सेलिब्रेशन यानी एक उत्सव के रूप में होता है। व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली, और जब बच्चे का जन्म होता है तो पूरे परिवार के लिए खुशी का अवसर होता है। द नेमिंग सेरेमनी इज़ लवली, जो नामाकरण समारोह होता है, नामाकरण संस्कार होता है, या अपने यहाँ जो कह सकते हैं कि छठियार होता है, वह बहुत प्यारा होता है। इट इज़ हेल्ड व्हेन द बेबी इज़ 7 days ओल्ड, और यह तब होता है जब बच्चा 7 दिन का हो। ए न्यू ड्रेस इज़ बॉट फॉर इट एंड न्यू साड़ी फॉर द मदर, उस दिन बच्चे को नया वस्त्र दिया जाता है। अपने समाज में ख़ास तौर से ऐसा होता है कि छठी से पहले बच्चे को नया वस्त्र नहीं दिया जाता है, तो इसलिए छठे दिन यानी 7वें दिन इस बुक के हिसाब से बच्चे को नया वस्त्र और माता को नई साड़ी दी जाती है। देयर इज़ फास्टिंग एंड सिंगिंग अनटिल लेट एट नाइट, उस दिन देर रात तक दावत चलती है, गाना बजाना होता है।
द वीमेन एंड गर्ल्स गैदर एंड सिंग सॉन्ग्स, महिलाएं और लड़कियां इकट्ठा होती है और गाना गाती है। गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर वर्न टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स, बुरी आत्माओं से बचाने के लिए लहसुन और हल्दी का प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ टोटका अपनाया जाता है ताकि बच्चे को बुरी नज़र न लगे। दैट्स व्हेन द नेम इज चूजन, और जब नाम दे दिया जाता है, नाम सेलेक्ट कर लिया जाता है। द सेरेमनी इज़ हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ अ बेबी और अ गर्ल, समारोह एक बच्चे या बच्चिया के जन्म पर आयोजित किया जाता है। ऑफ कोर्स इट इज़ कंसिडर्ड बेटर टू हैव अ बॉय, बेशक एक लड़का का होना बेहतर माना जाता है। ट्रेडिशनल समाज में अगर बच्चे लड़के का जन्म हो है तो वह बेहतर माना जाता है। द बर्थ ऑफ अ गर्ल इज़ सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय बाय द वुमेन इन द फैमिली, लेखिका कहती हैं लेकिन लड़कियों के जन्म पर परिवार की महिलाएं और जो महिलाएं होती है, लड़कियां होती है, वो उतनी ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाती है। आई एम नॉट एग्री विद द ऑथर्स विद दिस सेंटेंस, इनका लेखिका का कहना है कि लड़के का जन्म बेहतर माना जाता है। बिल्कुल ये बात सही है कि हमारे समाज में अगर लड़के का जन्म होता है तो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि आज का जो समय है उसमें परिस्थितियाँ बदली है, लेकिन जितनी बदली है उससे कहीं ज़्यादा भयावह स्थिति आज भी है। आज भी हमारे समाज में गर्ल इन्फेंट को मार दिया जाता है। अगर घर में पता चल जाए कि लड़की है तो बहुत सारी बच्चियों को मार दिया जाता है। और ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव कह रहा हूँ। ये एक बहुत ही क्रूर रूप समाज का हमारे बीच अभी भी व्यापक रूप से फैला हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आप यहाँ पे जो सामान्य रूप से बाहर से जो दिखता है वो लेखिका लिख रही हैं कि जब किसी लड़की का जन्म होता है तो महिलाएं उत्सव मनाती हैं, लेकिन पुरुषों का नहीं होता है। लेकिन मैं एग्री नहीं करता हूँ। अगर लड़की का जन्म होता है तो पुरुष भी उतने ही उत्साह के साथ उत्सव मनाते हैं। बनस्पत महिलाओं से ज़्यादा बेहतर उत्सव मनाते हैं लड़की के जन्म पे, और महिलाएं ही ज़्यादातर दुखी होती हैं बेटियों के जन्म से। और अगर ऐसा नहीं है, एक सीधा सा प्रश्न मैं करता हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो गर्भ देने वाली माता चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो जाए, कितना भी विरोध करना पड़े, कभी अपनी बच्ची को नहीं मारेंगी, लेकिन मारने वाली माँ ही होती है। मैं ये नहीं कहता कि वो शौक़ से मारती हैं, परिस्थितियाँ हो सकती है विकट होती होंगी या परिवार का दबाव रहता होगा, लेकिन यह भी सत्य है कि मारती तो माँ ही है। छुपा करके तो नहीं किया जाता है, ऐसा छुपा करके बच्ची को तो नहीं मारा जाता है। माँ को जानकारी होती है और वो अगर अपनी बच्ची को बचाना चाहे तो विरोध कर सकती है, और यह एक वाजिब विरोध होगा और हर महिला को ऐसा करना चाहिए। तो हालांकि लेखिका यहाँ पे कहती है कि जो सेलिब्रेशन होता है वो बच्चे के जन्म पर, लड़के के जन्म पर ज़्यादा होता है, जबकि लड़की के जन्म पे कम होता है, लेकिन महिलाएं लड़कियों के जन्म पर भी उतना ही उत्साह मनाती है। We sit together eating पान एंड सिंगिंग, सब लोग साथ बैठकर पान खाते हैं, गाना गाते हैं। Some of us might be young and unmarried girls, other aged ladies of 40 और 50, कहते हैं उसमें से कुछ अविवाहित यानी कुंवारी लड़कियां होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होती है वो 40 से 50 वर्ष की महिलाएं होती है। देयर आर सो मैनी जोक्स, सो मच लाफ्टर, बहुत सारे चुटकुले छोड़े जाते हैं, बहुत सारा हंसी मजाक होता है। पीपल लुक सो फनी ईटिंग पान एंड सिंगिंग, जो लोग होते हैं वो पान खाकर गाना गाते हुए बड़े फ़नी लगते हैं, बड़े अजीब लगते हैं। द मेन डोंट टेक मच पार्ट, पुरुष इसमें ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते हैं। यहाँ मैं एग्री करता हूँ लेखिका से कि पुरुष को ज़्यादा हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता है। वो जाते हैं, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं और जो उपहार उनको देना होता है वो देते हैं और बेचारे भोजन करके वहाँ से निकल लेते हैं। दे मे कम एंड हैव लुक एट द बेबी, वे आते हैं, आ सकते हैं, बच्चे को देख सकते हैं। बट द सिंगिंग, लेकिन गायन, और गैदरिंग टुगेदर एट नाइट, रात को एकत्रित होना, इट इज़ ऑल वुमेन, ये सब महिलाओं का काम है। द सॉन्ग्स आर सिंपल सॉन्ग्स विच आर रेयरली रिटन डाउन, जो गाना होता है वो लोकगीत होता है जो बड़ी दुर्लभतम कहीं लिखा जाता है, ये लिखे गए नहीं होते हैं, मौखिक होते हैं और महिलाओं को खुद ही याद होता है। दे आर अबाउट द लाइव्स ऑफ वुमेन इन बंगाल, ये सभी बंगाल की महिलाओं के जीवन के बारे में है। ये जो अनुभव उन्होंने लिखा है ये ज़्यादातर बंगाल की महिलाओं के बारे में अनुभव है। तो दोस्तों
इसमें प्रथम 6 पैराग्राफ का मैंने हिंदी अनुवाद किया है। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है। यह जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखित एक लेख है, जिसमें वह महिलाओं में बच्चों के जन्म को लेकर के कि जो पारंपरिक समाज में बच्चों का जन्म होता है उस पर चर्चा करें, उससे संबंधित यह लेख है। जर्मन ग्रीड एक नारीवादी लेखिका हैं और इसलिए उनकी ज़्यादातर लेख जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। और ये जो लेख है इसको लिया गया है सेक्स एंड डायनेस्टी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। तो ये यहाँ से इस लेख को लिया गया है। इसमें इन्होंने बताया है कि पारंपरिक समाज में जो बच्चे का जन्म होता है उससे जुड़ी हुई 3 चीज़ें इस 6 पैराग्राफ में हमने पढ़ी है। पहले में हमने पढ़ा है कि जब माँ गर्भावस्था के दौरान होती है तो उनके साथ क्या होता है कि बहुत सारी उनको पाबंदियाँ बताई जाती है और उनका पालन करना होता है उनको, ठीक है। बहुत सारी पाबंदियों का उनको पालन करना होता है जब वो गर्भावस्था के दौरान होती हैं। और जो पालन करती हैं उनके मन में ऐसा आत्मविश्वास होता है कि उनके बच्चे पर किसी भी प्रकार के खतरा नहीं है, और जो नहीं पालन करती वे सदा सशंकित रहती है। और उन परंपराओं को पालन कराने में परिवार और समाज के सभी लोगों का खासा योगदान होता है। दूसरे पैराग्राफ में वो बताती है, एक ऐसे जन्म का वर्णन बताती है जिसमें एक जो उनकी परिचित महिला है उसके बारे में बताती है कि उसने जो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी महिला है, ग्रेजुएट है, उसके जन्म के विवरण को बताती है कि उसने कैसे शुरुआती दिन जो वो गर्भावस्था में थी तो शुरुआती दिनों में कैसे उसने पारंपरिक तरीके से परेशानियों का सामना किया, उन ट्रेडिशंस उन परंपराओं को माना, और जन्म के समय जब वो अस्पताल में थी तो किस प्रकार से बेरुखी अस्पताल के सदस्यों द्वारा अपनाई गई। हालांकि यह एक बड़ा ही नायाब चीज़ था क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का जन्म जो है वो घर में ही होता था, पारंपरिक तरीके से होता था। हालांकि इसके दुष्परिणाम की भी बात वो करती है। पारंपरिक तरीके से बच्चे के जन्म में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो ये होती है मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर की, और वह संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि लेखिका मानती है कि पिछले 50 वर्षों में इसमें अप्रत्याशित कमी आई है, लेकिन फिर भी अभी भी यह एक बहुत बड़ा विषय है और इसको जितना कम किया जा सकता था किया जाना चाहिए और इस पर हर किसी को सोचना चाहिए। उसके बाद लेखिका बात करती हैं कि जो समाज में जन्म होता है बच्चे का वो माता पिता की इच्छा से ज़्यादा महत्व रखता है। किसके लिए? तो समाज के अन्य लोगों के लिए, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, क्योंकि जब तक एक नवविवाहिता एक न्यू मैरिड गर्ल जो है एक बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक वह अपने ससुराल के परिवार का सदस्य ज़्यादातर समाज में नहीं मानी जाती, और इसलिए बच्चे का जन्म होना एक माँ के लिए महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के जन्म के साथ ही कुछ समाज में ऐसा होता है कि माँ अपने नाम से नहीं बल्कि बच्चे के जन्म के नाम से पहचानी जाती है। यूरोप में महिलाएं इस बात का विरोध तो करती है, लेकिन अगर वही महिला अपने पुरुष के नाम से जानी जाती है तो उन्हें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है। अब वो बताती है कि ख़ास तौर से भारत और दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार की स्थिति है। तो यह स्थिति भारत और दक्षिण अफ्रीका की है कि वहाँ बच्चे अपने परिवार के अन्य सदस्यों से ज़्यादा घुले मिले होते हैं अपने माता पिता की तुलना में। और बंगाल की एक अपने सिल्ती महिला के अनुभव के आधार पर वो कहती है कि जब वहाँ बच्चे का जन्म होता है तो एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। अगर महिला भाग्यशाली है तो बच्चे के जन्म से कुछ माह पूर्व अपने माँ के घर चली जाती है और बच्चे के जन्म के कुछ माह बाद तक वो अपने माँ के घर पे रहती है ताकि उसका अच्छे से ध्यान रखा जा सके। और बच्चे के जन्म के बाद उत्सव मनाया जाता है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अगर लड़के का जन्म हुआ हो तो उत्सव बड़ा होता है, लड़कियों के जन्म पे उत्सव कम होता है। यह बंगाल की परंपरा से लिया गया है। अब आगे की जो पैराग्राफ से 7 से 10 तक के पैराग्राफ्स हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि ये 1 से 6 तक पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वर्ड मीनिंग से संबंधित किसी प्रकार की आपको समस्या है तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से हम आपको वर्ड मीनिंग उपलब्ध करा देंगे। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, इसके अगले भाग के साथ, इस रोचक लेख की अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।